क्या वाकई में भारत एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है उसमें एक पीपल्स डेमोक्रेसी होता है, गाइडेड डेमोक्रेसी होता है, लिबरल डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी होता है। क्या वाकई डेमोक्रेसी क्या है? क्या होता है डेमोक्रेसी? क्या जो पाकिस्तान कह रहा है वो डेमोक्रेसी है या जो चाइना अपने आप को क्लेम करता है वो डेमोक्रेसी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कशन करेंगे और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताएं ताकि हम म्यूचुअल एक डिसीजन ड्रॉ कर पाएं कि क्या वाकई में भारत एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है या आने वाले समय में हम यह देख सकते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी की जो व्यथा है वो धूमिल होने वाली है। हम अक्सर ये समाचार सुनते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हुई, डेमोक्रेसी खत्म हो गया। विपक्षी पार्टी हमेशा ऐसे ऐसे आरोप लगाती हैं जो कि ये बताता है कि क्या वाकई में हमारे देश में डेमोक्रेसी है? अगर है तो क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, ये बात समझना होगा कि जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी लगभग 3 प्रकार की जो मेन डेमोक्रेटिक फिलॉसफी में माना जाता है, उसमें एक पीपल्स डेमोक्रेसी होता है, गाइडेड डेमोक्रेसी होता है, लिबरल डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी होता है। कहने को तो नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया बताता है। क्या वाकई वहां पर डेमोक्रेसी है? क्या वाकई वहां पर इलेक्शन होते हैं? क्या वहां पर वाकई मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स हैं? इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में हमको डेफिनेटली ये चीज निकल के आता है कि क्या वाकई डेमोक्रेसी क्या है? क्या होता है डेमोक्रेसी? क्या जो पाकिस्तान कह रहा है वो डेमोक्रेसी है या जो चाइना अपने आप को क्लेम करता है वो डेमोक्रेसी है या फिर नॉर्थ कोरिया कोरिया जो अपने आप को क्लेम करता है वो डेमोक्रेसी है? तो समझते हैं, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज था भूखमरी का चैलेंज। जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का कार्यभार संभालते हैं 1952 में, 1952 से लेकर 1962 तक लगभग उनका जो मेन एजेंडा रहा वो देश की इकोनॉमी को इस तरह से रिकवर करना था कि देश एक बैकअप पॉइंट पर आ सके और खाने को ऐसी चीजें मिल सके जिससे कि देश अपना पेट भरे। जब देश की परिस्थिति इसी नाजुक स्थिति में होती है तो उस समय जो लीडर्स अच्छे डिसीजंस के साथ देश को वहां से बाहर निकालता है और देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से देश की इकोनॉमी को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के इंस्टीट्यूशनल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तब आप एक तरीके से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर कितना पोटेंशियल है। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स ने भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो इंडियन डाइवर्सिटी अगर देखें तो हमारे यहाँ पर रिलीजन, कास्ट और ना जाने कितने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां, लोगों के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं, रहन सहन, खाने पीने की जो चीजें हैं इतनी ज्यादा विभिन्न है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर समाकर एक देश को लेकर चलना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और यही सेम चैलेंजेस नेहरू जी के साथ भी थे। इसी को चलते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसी ऐसी बातें कही कि ये जो देश का डेमोक्रेसी है ये 10 साल से ज्यादा नहीं है। जैसे ही एक पार्टी, एक लीडर, लाइक उस टाइम में नेहरू जी की बात कही गई थी, अगर नेहरू जी के समाप्त होने के बाद, नेहरू जी के शासन के बाद या नेहरू जी की सरकार जैसे ही खत्म होती है वैसे ही इस देश में लोग आपस में लड़ेंगे, अपनी धर्म, इन सब की लड़ाई है वो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों को, ना जाने कितने लोगों ने ऐसे कमेंट किए। पर देश के सामने एक नहीं हजारों समस्याएं तब से आई। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का समय आया, इमरजेंसी भी लगा और इमरजेंसी के बावजूद भी देश ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, बहुत सिचुएशन खराब होने के बावजूद भी 1997 में
हमारे देश में नई पार्टी एक बार लोकसभा में चुनी जाती है और वो अपना शासन करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस सरकार में आई, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि समस्याएं कितनी भी आई, लेकिन हमने डेमोक्रेसी पद्धति का पालन करते हुए हमने एक इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जो है हमारे पास, इलेक्शंस जो बॉडी है, जो हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, उनको सपोर्ट किया और उसके तहत हमने फाइनली डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। और उसके साथ आज भी देश तब से लेकर अभी तक बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब अगर बात करें लिबरल डेमोक्रेसी की, तो लिबरल डेमोक्रेसी कुछ इस प्रकार है जिसमें कि बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने आप को एक्सेल करने की। कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी है जब आप सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस रहते हो, आप बहुत ज्यादा चीजों को लिबरलाइज नहीं करते हो। फिर आता है हमारा एथनिक डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में एक बहुत ज्यादा देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ पर रंग रूप, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधाराओं को लेकर जब आगे बढ़ा जाता है तो एथनिक डेमोक्रेसी कहलाता है। उसी के साथ जब लिबरल डेमोक्रेसी वाज नॉट फुली सपोर्टेड इन द बिगिनिंग, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट था वो लिबरल डेमोक्रेसी को कंप्लीट सपोर्ट तो नहीं करना था, बट इस तरह से था कि जो मेन समस्याएं हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि लाइसेंस राज, फिर क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब बहुत बड़े बड़े क्राइसिस थे। इन सारे क्राइसिस को झेलना, अगर मान लो कि उस समय लिबरल डेमोक्रेसी को कंप्लीट सपोर्ट किया जाता तो शायद इन सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते, लेकिन जो लोकल प्रॉब्लम्स थी शायद उससे हम निकल नहीं पाते। इसी को चलते हमने 5 ईयर प्लान निकाला। 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना, जिसमें हम आने वाले 5 साल में हमारा मेन टारगेट क्या है, और यही जो टारगेट था, इसी टारगेट के चलते हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हुआ कि उस समय हमने एम्स के बारे में सोचा, उस समय हमने आईआईटीज के बारे में सोचा, उस समय हमने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें सोचा। तो हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, इन सारी चीजों के बारे में 5 ईयर प्लान के चलते हम आने वाले समय में प्लान करते गए और धीरे 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 उस पर काम करते गए। यही समय हमने देखा कि जब जो स्टेट एंड नेशन में कॉपरेशन था, स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया। स्टार्टिंग में जो स्टेट्स के पास पावर थी थोड़ी कम थी, बट आने वाले समय हमने देखा किस तरीके से स्टेट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन पे करा और हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो और भी स्ट्रांग होती गई धीरे धीरे। फिर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारी व्यवस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हुए, पर हम फिर भी एक नया सूरज उदय हुआ और नई नॉन कांग्रेस पार्टी हमारे डेमोक्रेसी में आती है और देश का पूरा कायाकल्प एक बार नई तरीके से लिखा जाता है। फिर वन पार्टी वन सिस्टम जो इंडिया में, देखिए क्या था कि जब 1947 में हमने बात करी जो क्राइसिस थी, इस क्राइसिस को अगर देखा जाए तो लोकल लेवल पे भी अगर मैं बात करूं 1952 के बाद जब पहली बार इलेक्शन स्टार्ट हुआ और हम डेमोक्रेटिक पद्धति से आगे चलने लगे, तो हमने देखा कि हर जगह कांग्रेस का बोलबाला था। लोकल पार्टीज बिल्कुल एक तरीके से धूमिल हो जाती थी। अगर लोकल पार्टीज या लोकल लीडर्स जीत कर भी आते थे तो उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता था। बट इलेक्शन के इमरजेंसी के बाद 1940 जब 1977 में पहली बार जब सरकार आती है जनता पार्टी, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलती है। इसी के साथ साथ हम हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि हमारा होता है कि बेसिकली दैट इज कॉल्ड मंडल कमीशन। मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन मिल जाता है हमें ओबीसी कास्ट को। जब ओबीसी को जब 27% रिजर्वेशन मिलता है तो इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं लोकल पार्टीज लीडर को। और जब लोकल पार्टीज यानी कि अगर मैं बिहार में बात करूं, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, या फिर मैं बात करूं तमिलनाडु में लोकल पार्टीज आती हैं, तब देश का जो इकोनॉमिक और मोरल जो बूस्ट होता है कि लाइक हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और नेशन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से जब डायनामिक होता है तब एक नेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और डेमोक्रेसी की वैल्यू और ज्यादा स्ट्रांग होती है। वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज एंडेड कंप्लीटली इन 90। और उसी के साथ साथ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इवन लाइक पंजाब में मैं बात करूं, और साउथ पोर्शन में भी बहुत सारे अपने लोकल पार्टीज आई, जिसके तहत जो नेशनल कंट्रीब्यूशन था, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो और निकल के आया और स्टेट और नेशन के साथ
कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ने लगे और जो डेमोक्रेसी की वैल्यू थी वो आगे बढ़ती चली गई। साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से 90s में किस तरीके से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआईज हैं वो ओपन की गई जब हमारी सिचुएशन बहुत बुरी थी। हमने 90s में देखा हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बट आने वाले समय में हमने इकोनॉमीज को खोला और लोगों के लिए ओपन किया कि लाइक आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। फिर जो हमारे देश का रूपरेखा बदला, जिसको चलते अगर आज हम देखें इसकी 21st सेंचुरीज में जो डायनामिक एवोल्यूशन हुआ है इकोनॉमिक को लेकर या फिर अलग अलग चीजों को लेकर, तो बहुत ज्यादा तरीके से हुआ है। फिर अगर बात करें हमारे देश में जो डेमोक्रेसी को लेकर समस्याएं हैं, हाँ मोरल राइट्स थे, फ्री स्पीच पे बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आज हम देखें हमेशा समाचार में सुनने को मिलता है क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये सब बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस उनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं वो चुनकर आते हैं, उनके ऊपर लाइक अगर वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर ईडी एंड सीबीआई के रेड्स वगैरह करती है। वो बहुत सारे तरीके से जो नेशनल डेमोक्रेटिक मोरालिटीज है वो डाउन करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके हमेशा सवाल उठता आया है और इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट में हर एक इंडिविजुअल का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर नेशन एक वन थॉट से चलेगा, अभी हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वन नेशन वन इलेक्शन की बात। अब वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बात कर रही हैं कि भैया ये आने के बाद जो लोकल पार्टीज हैं वो किल हो जाएंगी, तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो वेलफेयर नेचर की है, नॉट डिस्ट्रक्टिव नेचर की है। तो ये सभी चीजों को हमें एक अच्छे तरीके से समझना होगा। साथ ही साथ एक थॉट क्रिएट किया जाता है लोगों के माइंड में और वही थॉट जो होता है एक नेशनल इशू बन जाता है। क्या वही थॉट से देश चलेगा? ये समझने वाली बात है। हम बात करते हैं जब कि हमारे देश में एक पर्टिकुलर वर्क होना चाहिए और वो वर्क जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहा है, तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि जो सरकार काम कर रही है वो मेजोरिटेरियन को ही फेवर कर रही है या फिर बाकी सबको एक साथ लेके चल रही है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसी के साथ साथ सभी को आगे लेकर चलना है, टू दी पीपल, फॉर दी पीपल एंड बाय द पीपल। यही है डेमोक्रेसी का असली महत्व। अब बताइए क्या डेमोक्रेसी सच में हिंदुस्तान में खत्म होने वाला है या आने वाले समय में खत्म हो जाएगा? ये बहुत ही गंभीर विषय है, अपना कमेंट करके बताइए। मेरे ओपिनियन में अभी डेमोक्रेसी जो है हमारे देश का इवोल्यूट हो रहा है, धीरे धीरे इसके इवोल्यूशन चालू हैं और आने वाले समय में हम ये डेफिनेटली देखेंगे किस तरीके से एवोल्यूशन आगे बढ़ेगा। और अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो स्ट्रॉन्ग बैकअप है वो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल रिव्यूज हैं, हमारी जो देश की बड़ी बड़ी संस्थानें हैं वो बहुत कितना भी काम करें, कितना भी नेगेटिव वर्क करें, बट हमेशा जो जुडिशरी अपना सिकंजा उन पर कस के रखता है और जरूरत पड़ती है तो उनको हमेशा जेल में डालने का काम करता है। तो आने वाले समय में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशंस पर, हमें विश्वास रखना पड़ेगा अपने जुडिशल्स पर और हमें खुद ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो देश का संविधान है वो कितना स्ट्रांग है। अगर देश का संविधान स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें स्ट्रांग तरीके से फेस कर सकते हैं और हमें कभी भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। अपना कमेंट करके हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ध्यान रखिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।